हेलो जी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा एक क्वेश्चन। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं यही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आप लोग थंबनेल पर देख भी लिए होंगे कि यह सारा क्वेश्चन जो है, जो 9 दिसंबर 2023 को TRE 2 का जो है एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, 6 to 8 वाले का, उसमें जो है सो आपका 150 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें से 30 नंबर आपका 30 नंबर क्वेश्चन जो था वो लैंग्वेज से था। तो ये तो हम डिस्कशन कर नहीं रहे हैं। अभी जो डिस्कशन कर रहे हैं आप लोगों के साथ वो करेंगे हम पार्ट 1 कर रहे हैं। पार्ट वन वाले भाग जो सामान्य अध्ययन का था, सामान्य अध्ययन का, जिसमें 40 क्वेश्चन था, जिसमें जनरल पेपर में, जनरल स्टडीज या जनरल पेपर बोलिए, वो 40 क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। तो सभी लोग धैर्य से देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में, आसान भाषा में समझाया जाएगा और हर किसी को समझ में आ भी जाएगा, हमें जो लग रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि एक दुकान में जो है 2 पेंसिल और 3 रबर की कीमत 9 रुपया है, ठीक है, देखिए आपके पास दिख रहा है। और वहीं 4 पेंसिल और 6 रबर की कीमत 18 रुपया है। तो इस तरह के क्वेश्चन को जो है सो बनाने से पहले आपको क्वेश्चन को बारीकी से समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप इस तरह के क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको लग रहा होगा कि जो ये लिखा हुआ है वो भी यहीं लिखा हुआ है, बशर्ते कर क्या दिया है कि इसमें जो है सो 2 से गुना इस साइड भी कर दिया और 2 से जो है इधर भी गुना हो गया और ये वहीं लिख दिया है। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने से पहले जो है आप क्या कीजिए कि इस तरह के क्वेश्चन में हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज कीजिए, यानी कि ऑप्शन के थ्रू बनाइए, ठीक है। तो देखिए कि यहाँ पे है कि 2 पेंसिल है, ठीक है, 2 पेंसिल और 3 जो है सो रबर है और ये 9 रुपये के बराबर है। तो अब क्या करेंगे हम कि आपका चलिए इक्वेशन इस साइड लेके चलाते हैं कि 2 पेंसिल और 3 रबर है, आपके सामने दिख रहा है, और 9 रुपया। तो करेंगे क्या कि सबसे पहले हिट एंड ट्रायल से ऑप्शन में चेक करेंगे। अब क्या कीजिए, देखिए पहला जो ऑप्शन है कि प्रत्येक पेंसिल की कीमत 1 रुपया है, तो दो पेंसिल है तो इसका 2 रुपया कीमत होगा, ठीक है। और प्लस यहाँ पर प्रत्येक रबर की कीमत बोल रहा है 2 रुपये, यानी कि 3 रबर है तो 6 रुपया, तो ये 8 होगा, जबकि यहाँ पे 9 दिया, इसका मतलब ये फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब इसी तरह सेकंड ऑप्शन चेक करेंगे तो 2 पेंसिल 2 रुपये से 4 रुपया हो जाएगा आपके पास, ठीक है। और फिर जोड़ कीजिए, यहाँ पे एक पेंसिल की कीमत 1 तो 3 पेंसिल की कीमत 3 रुपया, तो 7, और दिया कितना है 9, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया, ये भी नहीं होगा। तो अब ऑप्शन सी चेक करेंगे। अब देखिए कि एक पेंसिल की कीमत 3 रुपया, तो 2 पेंसिल की कीमत कितना हो जाएगा 6 रुपया, प्लस यदि एक रबर की कीमत 2 तो 3 की कीमत 3 दूना 6, यानी कि 12 हो गया टोटल, और दिया कितना है 9। इसका मतलब ये तीनों ऑप्शन जो है सो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसीलिए इसका सही आंसर जो है सो ये ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो वहीं आगे हम बताए हैं कि इसका सही आंसर जो है, करेक्ट आंसर ई होगा, कि इसका एक भी जो है सो ऑप्शन सही नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है। यदि हम इसमें माँ की आयु जोड़ दें तो औसत आयु 6 वर्ष से बढ़ जाती है। तो माँ की आयु क्या होगी, ज्ञात करना है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह से इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो आपके सामने दिख रहा होगा, देखिए अब 4 बहन है तो S1, S2, S3 और S4 कर दिए, और औसत जो निकालना होता है तो जितनी बहन है यानी कि 4, तो 4 से डिवाइड करेंगे और वो 7 वर्ष दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब चारों बहनों का जो है उम्र का योग अगर देखेंगे तो 28 साल है, ठीक है। अब किसका कितना है वो नहीं बता सकते हैं, लेकिन 4 बहन का जो उम्र का योग है वो 28 साल है। अब कह रहा है यदि इसमें माँ की आयु जोड़ दें, तो किसमें कह रहा है, देखिए औसत आयु में, यदि माँ की आयु जोड़ देंगे तो पहले से 4 बहन थी और एक माँ भी बढ़ जाएगी, टोटल 5 है। और औसत आयु में कितना 6 की वर्ष बढ़ जाती है, यानी कि पहले 7 था तो 6 वर्ष बढ़ेगा तो 13 हो जाएगा। जब ये 13 होगा तो देखिए अब ये ऐसे कैसे, और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर से होगा, 13 पंचे 65, यानी कि 13 को 5 से गुना करेंगे तो 65 होगा, ठीक है। आपको जो है सो पहले से ये 4 के बारे में पता है कि चारों बहन का जो है उम्र का योग जो है सो 28 दिया हुआ है, तो वो 28 यहाँ पर लिख दिए, और माता का उम्र यानी कि जो माँ है उसका उम्र निकालना है, और ये हमारे पास 65 आया हुआ है। यदि इस 65 में से
इधर जाएगा 28 माइनस होगा तो 37, यानी कि माँ की जो उम्र है वो 37 साल है। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि एक आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा कि 121 वर्ग मीटर आधार क्षेत्रफल और 23 मीटर ऊंचाई वाले लंब प्रिज्म का आयतन है। ठीक है, आपको इसका आयतन पूछ रहा है कि आयतन क्या होगा, जिसका आधार क्षेत्रफल जो है सो 121 दिया हुआ है और 23 मीटर जो है सो इसका ऊंचाई दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस तरह क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो आपके पास अब आप देखिए कि प्रिज्म का जो आयतन होता है ना, उसको निकालने के लिए उसका एक फार्मूला होता है कि आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। ठीक है, अब देखिए अपने लोग के पास आधार का जो है सो क्षेत्रफल दिया हुआ है 121 पहले से दिया हुआ था, और इस प्रिज्म का हाइट जो है वो 23 दिया हुआ है। जब इस दोनों को गुना करेंगे तो ये जो है सो 2783 घन मीटर यानी कि मीटर क्यूब जिसको बोलते हैं वो आ जाएगा। तो ये आसान क्वेश्चन था, फार्मूला पे बेस्ड था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 1 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको कम से कम समय यूज करना चाहिए, और इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा याद रखिए कि 1 से 50 तक जो है सो 15 अभाज्य संख्या है, 50 से लेकर 100 तक में जो है सो 10 अभाज्य संख्या है। तो ये जी इस तरह से देखिए तो 1 से लेकर 100 तक जो है सो 25 अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो चलिए अब इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 1 से 50 तक के लिए जो है सो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। अब देखिए कि आपके पास जो है सो एक्सप्लेनेशन के तौर पर है दिया हुआ कि अभाज्य संख्या जो है क्या होता है। देखिए कि अभाज्य संख्या केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक और स्वयं, वह संख्या जो है सो अभाज्य संख्या कहलाएगा। यदि उदाहरण के तौर पर देखें तो 2, 3, 5, 7, 11 ये सारी जो है सो अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वैसी संख्याओं कहेंगे जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, एक और स्वयं वह संख्या। ठीक है, तो वो अभाज्य संख्या है। 1 से लेकर 50 के बीच में जो है सो 15 संख्या आती है, देख लीजिए आप, ये लिख दिए हैं। उसी तरह यदि बात करें 1 से लेकर 100 तक के बीच में 25 संख्या आती है, ये सामने आपको दिख रहा होगा। और नीचे में देख लीजिए 50 से 100 तक जो है सो 10 संख्या कौन कौन आता है। ठीक है, तो ये तो आसान क्वेश्चन था, इसमें कोई जो है सो। अब ये क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने है। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये जो है अंडर रूट में 0.000125 और उसके नीचे में भी देखिए 0. जो है सो 0.005329। तो आप देखिएगा कि दशमलव के बाद जितनी संख्याएं इधर ऊपर नीचे है उतनी ही संख्या ऊपर भी है। इसका मतलब दशमलव को आप हटा सकते, दशमलव का कोई यहाँ पे जो है सो वैल्यू नहीं रह गया, क्योंकि अगर दशमलव के बाद संख्या सेम रहता है ना तो जितना से डिवाइड ऊपर में होगा उतना से नीचे में होगा। इसका मतलब दोनों आपस में कट जाएगा तो संख्या वहीं का वहीं रह जाएगा। तो ये गया, ये तो 0 पीछे में कोई काम का ही नहीं रह गया। तो बता 1225 और 5329। ठीक है, तो 1225 जो है वो 35 का जो है स्क्वायर रूट है। ठीक है, 35 को जब आप 2 बार गुना कीजिएगा तो ये 1225 आता है, और 5329 जो है वो 73 का है। तो इस तरह से देखिएगा तो इसका जो है ऑप्शन ए जो है सो सही होगा, 35/73। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि x, y और z धनात्मक वास्तविक संख्या है तो इसके बराबर क्या होगा। ठीक है, देखिए इसको जो है सो आप क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब यदि रूट के यहाँ पर जो संख्या लिखी हुई है वो जब बाहर निकलता है तो पूरी संख्या का 1 जो संख्या है पावर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये संख्या और ये पावर में 1/5 यहाँ पर लिख दिए। अब इसको क्या किया, सबको अलग अलग कर दिए। 3125 की पावर 1/5, x की पावर 10 की पावर 1/5, y की पावर 5 की पावर 1/5 और z की पावर 10 की पावर
1/5। यदि देखें तो 5 को यदि 5 बार गुना कीजिएगा तो 3125 आएगा और इसकी पावर 1/5 पहले से ही है। अब देखिए ये 5 से ये काट देंगे तो x² होगा, ये 5 से 5 कटेगा तो y की पावर 1 और ये 5 दूनी 10 तो ये z² हो जाएगा। तो इस तरह से इसको यहाँ पे लिखे हुए हैं और ये 5 से ये 5 कटेगा तो ये 5 आ जाएगा, ये x², ये y और ये z²। इस तरह से यदि देखेंगे तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि 5x² y z²। तो ये जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि यदि 3 tan थीटा बराबर 4 है तो 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा और होल का ये बटा यहाँ पे लिखें, ये पूरा का बटा 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा का मूल्यांकन कीजिए। तो देखिए सबसे पहले ये दिया हुआ है और इसका वैल्यू अपने आप को जो है सो निकालना है। तो क्या किए कि ऊपर यानी कि इधर भी cos थीटा से डिवाइड कर दिया और नीचे में भी cos थीटा से डिवाइड कर दिए। तो यदि sin थीटा अपॉन cos थीटा आप लोग पढ़े होइएगा तो sin थीटा अपॉन cos थीटा जो है ये tan थीटा होता है। तो ये हो गया 3 tan थीटा प्लस 2 और यदि इसको cos से cos को डिवाइड करेंगे कट जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक उसी तरह 3 tan थीटा माइनस 2, तो यहाँ पे हो गया 3 tan थीटा का वैल्यू जो है आपको 4 दिया हुआ है तो ये 4 और ये प्लस का 2 और ये पूरा का बटा ये 3 tan थीटा का वैल्यू 4 दिया हुआ और ये माइनस का 2। तो यदि इस तरह से देखिएगा तो ये जो है सो 6/2 आ जाएगा, ठीक है। और 6/2 को ये 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। तो आपके ऑप्शन में कहीं पर भी जो है सो 3 नहीं दिख रहा है, इसका मतलब इसका सही आंसर जो है सो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा होगा कि लोहे का एक ठोस टुकड़ा है और जिसका डायमेंशन दिया हुआ है, ठीक है, और बोल रहा है कि इसके दिमाओं वाले एक घनाभ के आकार में है और इसी को जो है सो ढाल कर एक ठोस गोला बनाया जाता है। तो गोले की त्रिज्या क्या होगी? जब दो ठोस वस्तु होता है तो उसका कभी भी जो है आयतन चेंज नहीं होता है। क्षेत्रफल एरिया चेंज हो सकता है लेकिन आयतन कभी भी चेंज नहीं हो सकता है, इसीलिए दोनों के आयतन को इक्वल कर दिए। तो घनाभ का आयतन जो होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई और गोला का आयतन जो होता है वो 4/3 πr³ होता है, ठीक है। अब लंबाई मेरे पास 49 है तो यहाँ पे लिख दिए, 33 चौड़ाई है, 24 ऊंचाई है, 4/3 पाई का वैल्यू कर दिए 22/7 और r निकालना है, इसको r³ कर दिए, ठीक है। ये 49 का 49 यहाँ पर रहने दिए, 33 का 33, 24 का 24 और ये 3 को इस साइड ला लिए और 7 को भी इस साइड ला लिए। तो ये दोनों मल्टीप्लाई और इस साइड बचेगा 4 गुने 22 गुने r³। अब ये बच गया। अब देखिए कि हुआ क्या कि ये 7 और ये 49, ये 7 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यदि इसको अगर काटिएगा तो 11 दूनी 22, 11 तिया 33, ठीक है। 2 और 4, 4 दूनी 8 तिरिक 24, ठीक है। 1 3 2 3 3 3 यानी कि 3 3 भी हो गया r³। तो यदि आप देखिए गौर कीजिएगा तो r³ में जो है सो 7 की पावर 3 और 3 की पावर 3, यदि हमको r निकालना है तो 1 7 और 1 3 आ जाएगा क्योंकि इसका क्यूबिक रूट ले लिए। तो 7 गुने 3 यानी कि 21, इसका जो आंसर है वो 21 सेंटीमीटर सही हो जाएगा। गोले की त्रिज्या जो है सो 21 सेंटीमीटर हो जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग होता है। ये D2O जो है इसको भारी जल भी कहता है, ये ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, ठीक है। तो ये जो है ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, तो इसका उपयोग जो है सो आप देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में लिखे हैं कि ग्रेफाइट और भारी जल का उपयोग जो है परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में जो है सो किया जाता है, ठीक है, मंदक के रूप में। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, कि लैक्टियल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो देखिए आपके पास 5 ऑप्शन है सामने में। अब दिखाते हैं। लैक्टियल एक लसिका कोशिका है जो छोटी आंत के विली में आहार वसा को अवशोषित करती है, ठीक है। विली में आहार जो होता है आहार वसा को अवशोषित करती है। देखिए यही जो है सो इसी का नाम जो है सो ये आपका लैक्टियल जो है सो इधर से देखिए आता है, ठीक है। इसका काम है ये वसा को अवशोषित करना, ठीक है। तो सही आंसर जो है वसा अवशोषण का काम जो है लैक्टियल करता है शरीर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान है
4 ऑप्शन है, पादप वर्गीकी, पारिस्थितिकी, पादप कार्यकी और एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन आपको दिख रहा है, इसका सही आंसर होगा अनुवांशिकी। जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाया जाता है उस पीढ़ी में वंशागति अध्ययन को जो है सो अनुवांशिकी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है कि लिग्यूमिनस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है। आपके पास 5 ऑप्शन है, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा लेग हीमोग्लोबिन जो होता है, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जो है सो इस वर्णक का यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जिस क्वेश्चन में अगर हमको लगेगा कि एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत है हम उसी क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, और वैसे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे जिसका आंसर जो है सो आपको एक लाइन में या एक शब्द में होता है, उसमें क्या हम एक्सप्लेनेशन करें। ये तो आंसर की डिस्कशन है, इसमें तो हम बताएंगे। और देखिए ये क्वेश्चन है कि वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है वो कौन सा है। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, पेप्सिन, परऑक्सीडेज, एमाइलेज, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एमाइलेज। एमाइलेज का काम ये वो एंजाइम है जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है, ये एमाइलेज एंजाइम होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कि लिखा हुआ है Al2O3 2SiO2 2H2O निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है। ठीक है, तो देखिए कि पहला ऑप्शन मोनाजाइट है, इसका जो है रासायनिक सूत्र कुछ इस तरह से होता है, तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं। ऑप्शन बी चीनी मिट्टी है, जिसका रासायनिक सूत्र जो है Al2O3 2SiO2 2H2O होता है। और रेत का रासायनिक सूत्र जो है सो ये इसके मिश्रण पर डिपेंड करता है या हर जगह चेंज होते रहता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, चीनी मिट्टी। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर, वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में क्या कहलाता है। ये ऑप्शन आपके पास है, तो यदि आप जानते होंगे तो यहाँ पे ऑप्शन क्या किया है कि इंग्लिश में दे दिया है, इंग्लिश में भी इंग्लिश में और हिंदी में, ताकि बच्चे जो है सो कन्फ्यूज हो जाए। होता है कुछ को नहीं पता रहता है। तो ओमनीवोर जो होता है वो सर्वाहारी को कहा जाता है, कार्निवोरस जो होता है वो मांसाहारी, और हर्बीवोरस जो होता है वो शाकाहारी होता है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ कि मांस खाता है, तो मांसाहारी कार्निवोरस, इसका मतलब इसका सही ऑप्शन जो है सो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि 1 दिसंबर 2022 को किस हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा शुरू नहीं हुई थी। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है, देखिए सबसे पहले देख लेते हैं कि डीजी यात्रा जो है सो क्या है। ठीक है, डीजी यात्रा एक ऐसी प्रक्रिया है जो यात्रा, पहचान, स्वास्थ्य या हवाई यात्रा के अन्य आवश्यक डाटा को डिजिटली वेरीफाई करने के लिए चेहरे के बायोमेट्रिक्स का उपयोग करता है। और डीजी यात्रा हवाई अड्डे पर बढ़ी हुई सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगा, क्योंकि यात्री के डाटा को एयरलाइंस डिपार्चर कंट्रोल सिस्टम के साथ वेरीफाई किया जाएगा। तो ये जो है भीड़ को देखते हुए कि अभी जो है एयरपोर्ट पे बहुत सारा जो है भीड़ लगने लगता है, जिससे जो है यात्री को असुविधा होने लगती है, और इसीलिए जो है डीजी यात्रा का एप्लीकेशन का जो है सो शुभारंभ किया गया है। और इसमें होता क्या है कि आपका फेस रिकॉग्नाइज करके जो है सो आपको एंट्री मिल जाएगा। ठीक है, इसका जब शुरुआत हुआ था 1 दिसंबर 2022 को, तो इसके लिए 3 एयरपोर्ट को चुना गया था। कौन कौन था देख लीजिए, दिल्ली, बेंगलोर और वाराणसी। और अब ऑप्शन में देखिए कि बेंगलुरु तो है, वाराणसी है, लेकिन रायपुर नहीं था, इसीलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 को मुख्य अतिथि कौन थे। आपके पास 4 ऑप्शन है, 5 सॉरी। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अब्दुल फतेह अल सीसी। ये जो है सो चीफ गेस्ट के रूप में 26 जनवरी 2023 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर कि 5वां यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह 2022 कहाँ आयोजित किया गया। तो चलिए देख लेते हैं कि यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह जो है सो
ये 5वां संस्करण था और इसका उद्घाटन जो है सो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के मुख्यालय में किया गया। और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किए गए इसरो के आदित्य L1 मिशन के परियोजना के निदेशक कौन है? तो देखिए ये L1 जो मिशन है आदित्य L1 ये इसरो के श्रीहरिकोटा स्थित अंतरिक्ष केंद्र से जो है सो 2 सितंबर को जो है सो लॉन्च किया गया था। ठीक है, सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य L1 को रवाना किया। और इस परियोजना में जो निदेशक है वो तेनकासी निवासी, ये देखिए कि निगार साजी नाम है इनका, यही जो है सो इसका निदेशक, इसी की अगुवाई में जो है नेतृत्व में कई लोग जो है कड़ी मेहनत करके जो है सो इस मिशन को जो है सो भेजा है। इसीलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य विधायी का पहला राज्य बन गया जिसने दक्षिणी एशियाई मूल के लोगों के लिए जाति के आधार पर भेदभाव और गैर कानूनी घोषित करने के लिए मतदान किया है, जिसका आरोप है कि उन्हें रोजगार और आवास निष्पक्षता के लिए पारंपरिक अमेरिकी सुरक्षा उपायों से बाहर रखा गया है? ये जो है सो कैलिफोर्निया में किया गया है। इसीलिए इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन नंबर, हाल में ही किस देश ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये सारे अभी जो बता रहे हैं आपको जितना भी। तो रूबेला होता क्या है कि ये एक संक्रामक वायरल जो है संक्रमण है जो आमतौर पर जोड़ों में दर्द, लाल चकत्ते जैसे हल्के लक्षणों का कारण बनता है, लेकिन गर्भावस्था के दौरान माँ को रूबेला से संक्रमित हो जाती है तो इसमें जन्म के दौरान बच्चे में गंभीर बीमारियां हो सकती है। और ये जो देश है जो अपने आप को रूबेला से जो है सो बताया है कि हम मुक्त हो गए हैं हाल में, वो देश है आपको भूटान। इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अमेरिका द्वारा लीजन ऑफ मेरिट सम्मान किसे दिया गया है? तो वो है जनरल दलबीर सिंह सुहाग को। चलिए आइए जान लेते हैं कि लीजन ऑफ मेरिट क्या होता है। लीजन ऑफ मेरिट जो है सो एक तरह से एक अकेला ऐसा सैन्य सम्मान है जिसमें अलग अलग पद है, और यह पहला ऐसा सम्मान है जो दूसरे देशों के नागरिकों को भी दिया जाता है। ठीक है, ये जो है ये सम्मान जो है सो भारत के जनरल दलबीर सिंह सुहाग को दिया गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कि इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का जो है सो क्या उद्देश्य है? और आपके पास जो है सो ऑप्शन दिख रहा होगा, 5 ऑप्शन है। अब देखिए है क्या इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हम सब क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन लिख दिए हैं। इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट जो है वो भारत स्वाभिमान परियोजना कला से जुड़े उत्साहियों का एक समूह है जो सामाजिक मीडिया का उपयोग करके भारत के मंदिरों से चुराए गए धार्मिक कलाकृतियों की पहचान करते हैं और उनकी वापसी सुनिश्चित करते हैं। और इस परियोजना का वित्त पोषण सिंगापुर में बसे 2 लोग कर रहे हैं। यह संस्था अब पूरे विश्व में कार्य कर रही है। तो क्या कार्य है इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का? कि आपका जो है सो भारतीय विरासतों को वापस भारत में लाना जो पहले चोरी हो गया है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा युवा वलित पर्वत नहीं है? ठीक है, तो आप देखिए कि वलित पर्वत, इसमें एक क्वेश्चन क्या कर दिया है कि युवा लगा दिया है। ठीक है, यदि सिर्फ रहता कि वलित पर्वत नहीं है तो आप जो है सो आंसर डायरेक्ट लगा देते आरावली। ठीक है, लेकिन युवा का मतलब है कि जो है सो ज़्यादा नया भी नहीं। युवा के अंतर्गत जो है आपका हिमालय युवा के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, हिमालय, लेकिन वलित पर्वत एंडीज भी है और ये है अपलेशियन भी है, लेकिन युवा के अंतर्गत ये नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह से यदि आप देखें तो इसका जो सही ऑप्शन है 1 से अधिक है, ये भी है, ये भी है। तो इस तरह से देखिएगा तो 1 से अधिक ऑप्शन इसका सही, इसीलिए इसका सही आंसर जो है सो डी हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी न्यून हिम रेखा है? ठीक है, आपके पास जो है सो ऑप्शन दिख रहा है आपके स्क्रीन पर। अब देखिए हिम रेखा क्या होता है। हिम रेखा ऊंचे पर्वतों में वह रेखा होती है जिसके ऊपर अमूमन पूरे वर्ष बर्फ ठहरी हुई होती है, और यह एक पट रेखा होती है और ऊंचे पर्वतों में साफ दिखाई देती है। ठीक है, तो ये जो है न्यून हिम रेखा यानी कि कम जो होता है वो होता है आल्प्स क्षेत्र में। ठीक है, इस क्षेत्र में जो है आपको ये कम दिखाई देगा हिम रेखा, इसीलिए इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्क रेखा द्वारा सार्वत्रिक क्षेत्र
आच्छादित है। आपको पता भी होगा कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर। जो सबसे ज़्यादा दूरी गुजरता है वो मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है, और मध्य प्रदेश में ही जो है मालवा का पठार है। इसीलिए जो है सार्वधिक क्षेत्र जो है सो यहीं का जो है ये देखिए कि एकोमोडेट किया हुआ है, आच्छादित किया हुआ है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मालवा का पठार। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं। तो इसके आपका 4 ऑप्शन है, आपके 5 ऑप्शन है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, एक से अधिक या उपरोक्त रूप से कोई नहीं। आप लोग आंसर इसका कमेंट कीजिएगा, हम श्योर नहीं हैं। इसका जो है आंसर की के थ्रू जो है सो ऑप्शन नंबर सी को सही बताया गया है, हम उतना श्योर नहीं है, क्योंकि कांटेदार जो है सो ये उपोष्ण कटिबंध में पाया जाता है। ठीक है, यदि इस तरह से देखें तो ये जो है सो उपोष्ण कटिबंध तो है, गर्मियाँ तो यहाँ पे होती है साउथ में, लेकिन ये उष्ण है, उपोष्ण नहीं है, ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन हमको कन्फ्यूजन है, इसीलिए जो आंसर की दिया गया है बीपीएससी के द्वारा वही हम बता दे रहे हैं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। यदि आपको लगता है कि इसका कुछ अलग आंसर होगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस राज्य में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी जो है पाया जाता है? लेटराइट मिट्टी का निर्माण वहाँ होता है जहाँ शुष्क मौसम तथा जहाँ शुष्क व तर मौसम बार बारिश से होता है। यह लेटराइट चट्टानों की टूट फूट से बनती है और मिट्टी में चौरस उच्च भूमि पर मिलती है। ठीक है, तो उच्च भूमि, तो आप देख लीजिए कि ये इसके लिए जो है सो आपको पर्वतीय क्षेत्र चाहिए थी। उत्तर प्रदेश और बिहार पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत उतना नहीं आता है। ठीक है, तो इसका एक ही ऑप्शन बचता है मेघालय, क्योंकि असम के क्षेत्र में जो है सो इस तरह का मिट्टी मिलता है, तो असम से ही सटा हुआ राज्य मेघालय है। तो इस तरह से यदि देखिएगा तो मेघालय इसका जो है सो लगभग सही आंसर माना जा सकता है, तो मेघालय आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उस देश का नाम बताइए जो पहले G21 की मेज़बानी करेगा। ठीक है, तो G21 है कुछ नहीं, जो G21 था उसमें अफ्रीकन यूनियन के कुल 55 सदस्य देश जो है सो जुड़ गया है। ठीक है, तो अफ्रीकन यूनियन के जुड़ने से जो पहले G20 था और एक और जुड़ गया तो G21 हो गया है। और इसका जो है सो ग्रुप ऑफ 21, अब बोलिए इसका जो है सो बैठक 2024 में जो होगा वो ब्राज़ील में होगा, वो रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, ब्राज़ील में होगा 24 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? देखिए, एरोमीटर जो होता है एक तरह से इसको डेंसिटी मापने में इसका उपयोग करते हैं, और हाइड्रोमीटर ये भी घनत्व भी मापता है। और एरोमीटर से यदि देखिएगा तो हो सकता है कि ये हवा का जो है स्पीड को मापता है। ठीक है, इसके गति को, कि हवा की गति क्या है उसको मापता है। और बात किया जाए हाइग्रोमीटर, तो हाइग्रोमीटर क्या करता है, इसको आर्द्रता मापी भी कहते हैं, ये आर्द्रता को मापता है, हवा में नमी कितना है इसको मापता है। तो हवा में नमी को मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उस उपकरण को हम हाइग्रोमीटर कहते हैं, इसलिए इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा या सी भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिम भाग की ओर चलता या चलती है? ठीक है, ये हवा के बारे में है। तो आपके पास 5 ऑप्शन है। इसका जो सही आंसर होगा वो पश्चिमी विक्षोभ होगा। ठीक है, देखिए पश्चिमी विक्षोभ जो है भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आरंभ होने वाला असाधारण उष्णकटिबंधीय तूफान है, जो शीत ऋतु के दौरान भारत उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भागों में आकस्मिक वर्षा करता है। ठीक है, इसीलिए इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ? तो देखिए, भारत में अत्याचारी ब्रिटिश राजस्व प्रणाली, सूदखोरी प्रथा और जमींदारी व्यवस्था ने संथाल लोगों को परेशान कर दिया, और 2 संथाल भाई जो थे सिद्धू और कानू मुर्मू, दोनों ने 10,000 संथालों को संगठित किया और अंग्रेज के खिलाफ जो है सो विद्रोह शुरू किया। इस 5 ऑप्शन में कहीं भी जो है सो सिद्धू या कानू का जिक्र नहीं है, इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? ठीक है, तो 5 मार्च 1931 को लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व जो है सो महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय जो लॉर्ड इरविन थे उनके बीच एक राजनीतिक समझौता हुआ, जिस पर जो है सो वो लोग समझौता हुआ, उस समझौते को जो है सो गांधी इरविन समझौता या गांधी इरविन पैक्ट कहा गया। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गांधी इरविन समझौता।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ? 1930, 1928, 1940। और उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपके स्क्रीन पर आंसर भी है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1928 में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? गांधी जी के द्वारा जो है सो नमक सत्याग्रह का शुरुआत किया गया था 12 मार्च 1930 को, जो 6 अप्रैल 1930 को जो है जाके पूर्ण हुआ कुल 24 दिनों की इस यात्रा में। तो इसमें पूछा गया है कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जो है सो इसका जो है सो सत्याग्रह का जो है सो अलग अलग लोगों ने नेतृत्व किया था। तो आपके पास ऑप्शन दिख रहा है, 5 ऑप्शन है। इसका जो बिहार में जो नेतृत्व किया, चंपारण में नमक सत्याग्रह का जो नेतृत्व किया था वो विपिन बिहारी शर्मा ने किया था। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि पूना समझौते पर जो है हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो देखिए, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालचारी, जयकर, तेज बहादुर सप्रू, घनश्याम दास बिरला आदि नेताओं के प्रयासों से 24 सितंबर 1932 ईस्वी को महात्मा गांधी और दलित नेता अंबेडकर के बीच एक समझौता हस्ताक्षर हुआ और इस समझौते को इतिहास में पूना समझौते या पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो वह तारीख था 24 सितंबर 1932, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो वैसे तो बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारे लोगों ने किया था कि पटना से कोई, और यदि देखा जाए इस क्वेश्चन के दृष्टिकोण से तो ऑप्शन में जो है सो वीर कुंवर सिंह जो है सो ऑप्शन नंबर बी ये सही है। ठीक है, सबसे पहले इन्हीं ने जो है सो 1857 की क्रांति में भाग लिया था, तो इसीलिए इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? तो आपको पता है कि चंपारण सत्याग्रह जो है 1900 कितना में हुआ था? 17 में। ठीक है, तो उससे पहले लखनऊ अधिवेशन में 1916 में जो है सो ये जो है चर्चा में आ गया था और ये गांधी जी को जो है सो राजकुमार शुक्ल नाम के व्यक्ति ही ने जो है सो इस आंदोलन के लिए आमंत्रित किया था। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया? आपके स्क्रीन पर ऑप्शन दिख रहा होगा। देखिए, 1921 में हजरत मोहानी ने सर्वप्रथम इनकलाब जिंदाबाद के नारे अपने कलम से लिखा और इस नारे को बाद में भगत सिंह, अशफाकुल्ला खां और राजेंद्र नाथ लाहिरी ने मशहूर किया। इस नारे ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की गतिविधियों को और विशेष रूप से अशफाकुल्ला खां, भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद को प्रेरित किया। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हजरत मोहानी, जो इस नारा को जो है सो दिया है इनकलाब जिंदाबाद को। चलिए नेक्स्ट, अब तो ये 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नहीं लगता है कि आगे क्वेश्चन होगा, क्योंकि इस समान जो पेपर था इसका 40 पेपर जो सभी के लिए समान थे वो 40 क्वेश्चन हमने डिस्कशन कर दिया है। यदि कहीं पे कोई आपको दिक्कत है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए, उसका आंसर हम ज़रूर देंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा तो सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल सकेगी जो हम समय समय पर आप लोगों के लिए देते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।